नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देने जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर महापंचायत की सफलता से उत्साहित किसान 27 सितंबर को 100 से अधिक दलितों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों और सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के समर्थन से भारत बंद के लिए कमर कस रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि 19 विपक्षी राजनीतिक दलों को साथ लाने 3 केंद्रीय कृषि कानूनों, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, अनाज की खरीद पर कानून, 4 श्रम संहिताओं को खत्म करने और नई शिक्षा नीति के मुद्दों को आगे बढ़ाने के प्रयास से है। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धावले ने कहा, किसानों ने 9 महीने से जारी आंदोलन में 3 बार भारत बंद का आह्वान इसीलिए किया है क्योंकि सरकार ने उनकी बात सुनना बंद कर दिया है। ऐसे में किसानों के पास अपनी पीड़ा जाहिर करने का एकमात्र तरीका यह बंद है। धावले सरकार और किसानों संघों के बीच बातचीत का जिक्र कर रहे थे जो इस साल जनवरी में अनौपचारिक रूप से समाप्त हो गई थी क्योंकि पूर्व ने विवादास्पद कानूनों को रद्द करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा, भारत बंद के माध्यम से हम यह व्यक्त करना चाहते हैं कि कृषि कानूनों के मुद्दे का न केवल किसान संघों द्वारा विरोध किया जा रहा है बल्कि विभिन्न वर्ग भी अपना समर्थन दे रहे हैं। बढ़ती हुई एकता यह भी दर्शाती है कि अहंकारी सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। श्रमिकों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और हाशिए के समुदायों के सदस्यों को दमनकारी श्रमिक संघों और बहिष्कृत नई शिक्षा नीति के संबंध में समान शिकायतें हैं। मुझे पहले ही राज्यों से रिपोर्ट मिल रही है कि बाजार बंद हो जाएंगे और गुस्साए लोग यातायात को रोक देंगे। धावले ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने पहले ही अपने सम्मेलन आयोजित किए हैं और स्वयंसेवकों और लोगों को योजनाबद्ध कार्रवाई से अवगत कराया है। उत्तर प्रदेश में 85 किसान संघ एक साथ आए, बिहार में 15 संगठन एक साथ आए हैं। महाराष्ट्र में हमने पहले ही 20 सितंबर को मुंबई में अपनी तैयारी बैठक बुलाई है। मुझे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे दक्षिण राज्यों में इसी तरह के सम्मेलनों के बारे में रिपोर्ट मिल रही है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक अभूतपूर्व भारत बंद होगा। यह पूछे जाने पर कि क्या मुजफ्फरनगर महापंचायत ने किसान संघों के लिए परिदृश्य बदल दिया है, धावले ने हाँ में सर हिलाया और कहा, किसान निश्चित रूप से महापंचायत की सफलता से उत्साहित हैं, जिसमें अनुमानित 10 लाख लोगों ने भाग लिया था। हालांकि धावले ने एक और बात कही और कहा कि मंडली की सफलता ने सत्तारूढ़ दल में चिंता पैदा कर दी है। उन्होंने कहा, योगी अब्बाजान वाले भाषण दे रहे हैं, वे केवल जाति और सांप्रदायिक राजनीति की पेशकश कर सकते हैं। वे अब स्पष्ट रूप से चिंतित हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा किसान संगठनों का एक समूह ने कहा कि सभी स्तरों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 17 सितंबर को भारत बंद की योजना को लेकर उत्तर प्रदेश के हर जिले में बैठक होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की सफलता के बाद आंदोलन तेजी से राज्य के पूर्वी हिस्से में फैल रहा है। किसान आगामी चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। 15 सितंबर को जयपुर में किसान संसद का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान भर के किसान संघ भारत बंद की तैयारी और राज्य में किसानों के मुद्दों को उठाने के लिए एक साथ आए थे। AIKMS के महासचिव डॉक्टर आशीष मित्तल ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा ने न केवल
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना आधार खो दिया है, बल्कि पूर्वी यूपी में भी अपने समर्थकों को खो रही है। यह क्षेत्र राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा के साथ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। मित्तल ने बताया, वरिष्ठ नेता अपना कार्यक्रम बदल रहे हैं क्योंकि उन्हें लोगों की प्रतिक्रिया का डर है। इलाहाबाद में वकीलों ने बंद का समर्थन किया है। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट और टेम्पो यूनियनों ने भी अपना समर्थन दिया है और वे अपना काम बंद कर देंगे। ट्रेड यूनियन पहले से ही इस कदम का हिस्सा हैं। प्रतापगढ़, बलिया, मऊ और भदोही जैसे पड़ोसी जिलों में भी लोग तैयार हैं। कुल मिलाकर यहाँ एक अच्छा प्रदर्शन होगा, जबकि भाजपा अन्य तत्वों के साथ मिलकर अगले साल होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले की कोशिश को विफल कर रही है। पंजाब और हरियाणा में तैयारियों के बारे में बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन डकोडा के सचिव जगमोहन सिंह ने बताया कि यह सुनिश्चित करने के प्रयास पूरे जोरों पर है कि भारत बंद के रास्ते में कोई बाधा न आए। उन्होंने कहा, हम पहले ही आरोपित हैं। चूंकि लोग आंदोलन में शामिल हैं, इसलिए कोई भी राजनीतिक ताकत ऐतिहासिक बंद को रोक नहीं सकती। मोगा में क्रूर लाठीचार्ज के बाद हाल के दिनों में किसानों ने अपना विरोध मुखर कर दिया है। सिंह ने कहा कि करनाल में हालिया संघर्ष और सिरसा में रैली स्पष्ट रूप से बताती है कि वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। हालिया राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में दर्ज अपराधों के मामलों में 2019 के मुकाबले 2020 में 28% की बढ़ोतरी हुई है, जो कि बड़े पैमाने पर लॉकडाउन मानदंडों के उल्लंघन की वजह से हुई। बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 51,56,158 के मुकाबले 2020 में कुल 66,01,285 अपराध दर्ज किए गए। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 मार्च 2020 से लेकर 31 मई 2020 तक महामारी के चलते देश में पूरी तरह लॉकडाउन लगा रहा और इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही बेहद सीमित रही। इसमें आगे कहा गया है, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध चोरी, सेंधमारी, लूट और डकैती के तहत दर्ज मामलों में गिरावट आई है, जबकि महामारी से जुड़े नियम को लागू करने के सिलसिले में लोक सेवक की ओर से कानूनी आदेश की अवज्ञा धारा 188 IPC, अन्य IPC अपराध के और अन्य राज्य स्थानीय अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ हुए अपराधों में 2019 के मुकाबले 2020 में बढ़ोतरी हुई है। अनुसूचित जाति के खिलाफ हुए अपराधों में 9.4% की बढ़ोतरी हुई, यानी 2019 में 45,961 मामलों से बढ़कर 2020 में कुल 50,291 मामले हो गए। इनमें से सबसे ज़्यादा मामले मामूली चोट 32.9% या 16,543 मामले के थे। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 8.5%, 4,273 मामले और आपराधिक धमकी के तहत 7.5%, 3,788 मामले दर्ज किए गए। अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध में 9.3% की बढ़ोतरी हुई, यानी 2019 में 7,570 से बढ़कर 2020 में कुल 8,272 मामले हो गए। इनमें अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराधों के सबसे ज़्यादा 2,247 मामले, मामूली चोट के 27.2% मामले दर्ज किए गए। इसके बाद 13.7%, 1,137 मामले बलात्कार और 10.7%, 885 मामलों महिलाओं पर होने वाले हमलों के मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश
12,714 मामले, बिहार 7,368 मामले और राजस्थान 7,017 मामले में अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। अनुसूचित जनजातियों के मामलों में सबसे ज़्यादा अपराध मध्य प्रदेश 2,401 मामले, उसके बाद राजस्थान 1,878 मामले और फिर महाराष्ट्र 663 मामले दर्ज किए गए। साल 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में गिरावट देखी गई। 2020 के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 3,71,503 मामले दर्ज किए गए, जो 2019 में 4,05,326 मामले के मुकाबले 8.3% की गिरावट को दिखाता है। हालांकि इस रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि लॉकडाउन के चलते भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में कमी हुई हो। आईपीसी के तहत महिलाओं के खिलाफ अपराध के ज़्यादातर मामले पति या उसके रिश्तेदारों की ओर से बरती गई क्रूरता 30.0% और उसके बाद होने वाले हमले के तहत दर्ज किए गए थे। इसके बाद महिलाओं पर उनका सील भंग करने के इरादे से हुए हमले 23.0% अपहरण और महिलाओं को भगा ले जाने 16.8% और बलात्कार 7.5% के मामले दर्ज किए गए। 2019 में 62.3% के मुकाबले 2020 में प्रति लाख महिला आबादी पर दर्ज अपराध दर 56.5% थी। पिछले कुछ सालों में अधिकारियों की ओर से विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने पर चल रही बहस के बीच एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि सरकार के खिलाफ अपराधों में 26.7% की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है साल 2019 में 7,656 मामलों के मुकाबले 2020 में कुल 5,613 मामले दर्ज किए गए, जो कि 26.7% की कमी को दिखाता है। 5,613 मामलों में से 80.6% मामले सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम 4,524 मामलों के तहत दर्ज किए गए। इसके बाद 796 मामले गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। यह रिपोर्ट 2020 में पर्यावरण से जुड़े अपराधों में हुई भारी बढ़ोतरी की ओर इशारा करती है। पर्यावरण से जुड़े अपराध 2020 में 76.8% बढ़े। यह साल 2019 में कुल 34,676 मामले थे, जो कि 2020 में बढ़कर 61,767 मामले हो गए। यह रिपोर्ट बताती है 2019 में 44,735 मामलों से मुकाबले दर्ज किए गए कुल 50,035 मामलों के साथ 2020 में साइबर अपराधों में 11.8% की बढ़ोतरी हुई है। 60.2% साइबर अपराध के मामले धोखाधड़ी, 50,035 मामलों में से 30,142 और उसके बाद 6.6% 3,293 मामले यौन शोषण के मकसद से हुए मामलों के तौर पर दर्ज किए गए और फिर 4.9% 2,440 मामले जबरन वसूली के थे। साभार, newsclick.com, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस, नमस्कार।